नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए महामैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के सभी प्रकार के क्वेश्चन मात्र एक वीडियो में करवाने वाला हूं। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए 100% महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को देने का प्रयास किया है। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। आपके पास बिल्कुल कम टाइम यहाँ पर है सीटेट के एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, कहता है कि ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है। ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला विकल्प, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। जो बड़ा पुत्र होता है वही उत्तराधिकारी होता है। ऐसा किसमें बोला गया है? ज्येष्ठाधिकार में कहा गया, उसका अर्थ यही होता है। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँ जो एग्जाम में 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है। अगर मैं बात करूं, कब की बात करूं, दिल्ली सल्तनत की बात करूं, क्या करूं मैं, दिल्ली सल्तनत की अगर यहाँ पर मैं बात करूं, उसमें आपकी ज्येष्ठाधिकार नहीं चलता था। उसकी जगह पर दोस्तों क्या चलता था? उसकी जगह पर विकल्प नंबर 2 चलता था। राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। उसको बोलते थे उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा। क्या बोलते थे? उसको बोलते थे सहदायाद प्रथा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा क्या है। उसका राइट आंसर था राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है, वो आपकी होती है सहदायाद प्रथा। परंतु ज्येष्ठाधिकार की बात करूं, जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा पुत्र होगा, उसका वो उत्तराधिकारी होगा। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? चावल की किस्मों के, स्थानांतरित कृषि के, मक्का की किस्मों के, वाणिज्यिक अनाज कृषि। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा सेकेंड विकल्प। स्थानांतरित जो कृषि होती है इसको क्या बोलते हैं? मिल्पा बोलते हैं, रोका बोलते हैं, लदांग भी बोलते हैं, और भारत में इसको झूमिंग बोलते हैं। भारत में क्या बोलते हैं? भारत में इसको झूमिंग बोलते हैं। यहाँ से 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मिलान वाले भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर मैं बात करूँ मिल्पा, मिल्पा कहाँ पर बोलते हैं? मिल्पा दोस्तों झूमिंग कृषि को बोलते हैं मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या बोलते हैं? मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं। रोका कहाँ बोलते हैं? ब्राजील में। ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं, ब्राजील में। लादांग कहाँ बोलते हैं? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इसको लादांग बोलते हैं। इंडोनेशिया आपका हो गया मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लादांग बोलते हैं। मिल्पा मैक्सिको में बोलते हैं, रोका ब्राजील में बोलते हैं। याद रखेंगे जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील, लादांग इंडोनेशिया और आपका मलेशिया। याद रखेंगे। झूमिंग कहाँ पर बोलते हैं? भारत में झूमिंग बोलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग बोलते हैं। यहाँ पर स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम भी यहाँ पर याद कर लीजिएगा, इसको कर्तन दहन, कर्तन दहन खेती भी बोलते हैं। ये आपकी 5 साल के लिए किसी जगह पर की जाती है। वनस्पति को काट कर जलाकर करने वाली खेती को स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। मनसबदारी व्यवस्था, इक्तादारी, जब्द या जागीरदारी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला विकल्प। यानी कि मुगल काल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वहां पर वेतन देने के लिए, पद देने के लिए, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए एक श्रेणी क्रम व्यवस्था लागू की गई थी, जिसको मनसबदार बोलते थे। क्या बोलते थे? मनसबदारी व्यवस्था उसको बोलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पर बात करूंगा। स्तंभ 1 में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ 2 में दी गई उसकी विशेषता के साथ मिलान करें। विशेषता यहाँ पर आपके महाद्वीप हैं और उनकी ये विशेषताएं हैं। आपको करना क्या है? मिलान करना है। क्वेश्चन परीक्षा में आपके ये पूछा गया है। चलिए आपको यहाँ पर करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक आपको मालूम होगा तो आप इसको यहाँ पर कर लोगे। कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, जो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में क्या है? यहाँ पर दोस्तों बर्फ हमेशा जमी रहती है। यहाँ लोग नहीं रहते हैं, लोगों का स्थायी निवास नहीं है, बल्कि यहाँ पर शोध केंद्र स्थित है। तो दोस्तों
अंटार्कटिका का मिलान किसके साथ होगा? यहाँ पर होगा थर्ड के साथ। बी का थर्ड स्थायी मानव निवास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ठंड पड़ती है, बर्फ हमेशा जमी रहती है। बी का थर्ड अब आपको ढूंढना है किस किस ऑप्शन में है, पहले में भी है और यहाँ पर चौथे में भी है बी का थर्ड। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया को ही बोलते हैं। सी का 4 किस ऑप्शन में दोस्तों? सी का 4। सी का 4 दोस्तों पहले ही वाले विकल्प में यहाँ पर दिया गया है, सी का 4, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर पहला राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर मिलान कर पाओगे, ए का किसके साथ जाएगा? ए का यहाँ पर पहले के साथ जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है अफ्रीका में, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर अंटार्कटिका का मैंने आपको बता ही दिया, स्थायी मानव निवास नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का द्वीपीय महाद्वीप होगा। दक्षिण अमेरिका का क्या होगा? विश्व की सबसे बड़ी नदी। ठीक, इतना आपको मैंने सब कुछ बता दिया, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई, किसमें कराई गई? केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए, राज्यों को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, समुदायों द्वारा निर्वाह। यहाँ पर गलत है, राइट उत्तर आपका थर्ड विकल्प होगा। समवर्ती जो सूची के मामले होते हैं, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती है। यहाँ पर इस प्रकार थर्ड विकल्प करेक्ट आंसर होगा, दोनों इसको सुनिश्चित करते। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कहता है कि दिए गए विकल्पों ए व बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, आपको पढ़कर सही बताना है। कथन ए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। कथन बी, अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, गलत है। कैसे गलत है, कैसे सही है, यहाँ पर आप जान लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। संयुक्त क्षेत्र ऐसे उद्योग होते हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों निजी व्यक्ति का उसमें हक होता है, या राज्य का हक होता है, या व्यक्तियों के समूह का हक होता है, यानी कि उनका स्वामित्व होता है। तो पहला वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग नहीं है, बल्कि ये सहकारी उद्योग है। कैसा है दोस्तों? सहकारी उद्योग की श्रेणी में आता है अमूल डेयरी, तो यहाँ पर इसलिए गलत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए सत्य है और बी असत्य है। ए सही है, बल्कि बी यहाँ पर गलत है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? कावेरी जल विवाद जो है दोस्तों, ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु में है। कर्नाटक एंड तमिलनाडु से होकर बहती है नदी कावेरी, वहीं पर इन दो राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। सभी लोग जानते हैं, जब कोई व्यक्ति विशेष अंतरिक्ष पर जाता है तो उसके लिए जो पोशाक होती है वो विशेष होती है, यानी कि अलग होती है उसकी सुरक्षा के लिए। ये सभी लोग जानते हैं, पहला करेक्ट होगा ना। बी है, चांद पर वायु दाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती हैं। दोस्तों ये तो दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये चांद के बारे में दोनों कथन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगर चांद पर कोई व्यक्ति जीवित रहने के लिए जाएगा तो उसको विशेष कपड़े पहनने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी है कि चांद पर वायु दाब नहीं होता है, इस कारण व्यक्ति की जो नसें हैं वो फट सकती हैं। ये भी दोस्तों करेक्ट है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर बिल्कुल नया दिख रहा होगा। कैसा नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है। यहाँ पर दोनों ही राइट है, एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कहता है कि दलित शब्द का अर्थ कुचला या टूटा हुआ, क्रांतिकारी, संघर्ष, बहिष्कृत। यहाँ पर पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। कुचला या टूटा हुआ दलित शब्द का अर्थ होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर बात करी गई है भारतीय संविधान के संदर्भ में। कथन ए, भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। पहला यहाँ पर करेक्ट है।
कैसे करेक्ट है दोस्तों? जो राज्य होता है, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ज़्यादातर मामलों में उसको आज़ादी होती है अपने राज्य में धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें वो हस्तक्षेप कर सकता है और सभी धर्मों की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान भी कर सकता है। पहला वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला राइट है। दूसरा कैसे गलत है दोस्तों? यहाँ पर बात कही गई है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, नहीं शब्द के कारण यहाँ पर गलत हुआ है, बल्कि सभी यहाँ पर आपके प्रावधान हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के शिक्षा के अधिकार का भी प्रावधान है, यहाँ पर गलत कर दिया गया है नहीं के कारण। तो दोस्तों पहला सही दूसरा गलत, राइट उत्तर होगा यहाँ पर पहला विकल्प ए सही तथा वी गलत है। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल काम आती है? किस रेशे को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल काम आती है? कपास को। कपास को अगर संशोधित या संसाधित करोगे उसके लिए जिनिंग मिल काम में आएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते हैं तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध का या जीवन के अधिकार का? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्वतंत्रता के अधिकार का। यानी कि अगर कोई भी श्रमिक है वो दूसरे राज्य में गया हुआ है, उसको वो लोग काम नहीं करने देते हैं तो वो जिस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर आपका पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा होता है? यानी कि जो तटीय प्रदेश होते हैं, कैसे प्रदेश दोस्तों? तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में मृदा संरक्षण को अगर बचाना है तो उसके लिए रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। यहाँ पर रक्षक मेखलाएं इसका राइट आंसर होगा। रक्षक मेखलाएं जो होती हैं पवन की गति की रोकथाम के लिए भी आवश्यक होती हैं। पवन की जो गति होती है, पवन की गति से भी मृदा का क्या होता है? अपर्दन होता है, मृदा का कटाव होता है जब पवनें तेज चलती हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों रक्षक मेखलाएं ही मदद करती हैं मृदा संरक्षण का। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की। ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी विकल्प होगा, यानी कि 4 वाला। बिंद का जो दक्षिणी भाग है उस पर ईस्ट इंडिया ने सबसे पहले कब्जा जमाया था, उसके बाद में अफगानिस्तान में, उसके बाद में सिंध में आया, फिर आपके पंजाब में उसने कब्जा जमा लिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्रम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहता है यदि भारत में समय यानी कि भारत में शाम के 6:30 बजे हो तो लंदन में तब क्या समय होगा? सुबह के 1 बजे, सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे या दोपहर के 1 बजे? तो बिल्कुल सिंपल सा सरल सवाल है। आप लोगों को ज्ञात होगा लंदन का टाइम और भारत के टाइम में अंतर कितना है? 5.5 घंटा का अंतर है। यानी कि जो अपना भारत है, भारत का टाइम लंदन के ग्रीनविच के टाइम से आगे रहता है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। यानी कि जब भारत में 6:30 बजेंगे तब लंदन में कितना बजेगा? जाहिर सी बात है 1 घंटा आपका इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि लंदन का जो टाइम है वो 5.5 घंटा पीछे रहता है भारत के टाइम से। तो इसमें आप 5.5 घंटा घटा दीजिएगा, शाम है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। शाम था उस वक्त में, यानी कि भारत में शाम है तो वहाँ क्या होगी? वहाँ दोस्तों क्या होगा? 1 बजे दोपहर होगी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन इसका 4 वाला, 1 बजे। दोबारा इसको फिर आप समझ लीजिएगा, भारत का टाइम जो है दोस्तों वो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच के टाइम से। भारत में जब 6:30 बजते हैं तब वहाँ आपका 1 बजेगा दोपहर का, जाहिर सी बात है। तो 4 वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15। महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि क्यों दिया दोस्तों? यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा, यह बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वे आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सकें, यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा, यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। महात्मा गांधी ने जो दोस्तों कारीगरी सीखने पर जोर दिया था
वो यहाँ पर दो कथन है। यह दिमाग को समझने की क्षमता को विकसित करेगा और आत्मसम्मान में वृद्धि लाएगा। तो यहाँ पर आपके सी डी वाले करेक्ट आंसर होंगे। सी और डी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पर कहता है कि 1906 में सोंग्रम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूह ने सिक्किम में जमीन की मालिकाना अधिकारों पर जोर दिया, मणिपुर प्रांत के में परंपरागत अधिकारों को जारी रखना चाहता था, असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर है असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया था 1906 में। ठीक है, तो सोंग्रम संगमा की बगावत हुई थी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प करेक्ट आंसर होगा, जो कि असम से संबंधित है। वन कानून जो कि औपनिवेशिक भारत यानी कि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने एक कानून को लागू किया था, वनों पर लागू किया था, उसके विरोध में ये आपका क्वेश्चन है, याद रखेंगे महत्वपूर्ण। असम में औपनिवेशिक वन कानून के विरोध में बगावत हुई थी 1906 में। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ें और सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना है। दो कथन आपके दिए गए हैं। कथन ए, पितरा ड्यूरा, यहाँ पर पितरा दूरा लिखा है, ये नहीं होता है, पित्र ड्यूरा, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर, यहाँ पर अथवा दिया गया है, ये एक फारसी शब्द है, यहाँ पर है बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए हैं। कथन बी, शाहजहां ने इसका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया था। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर दोनों होंगे। यहाँ पर दोनों आपके कैसे बिल्कुल राइट आंसर हैं। पितरा ड्यूरा जो आपकी है वो कैसी है, लाल पत्थर से बनी हुई रंगीन पत्थर को दबाकर बनाई जाने वाली एक शैली थी। ओके, तो वो आपके ताजमहल में भी प्रयोग में लाई गई थी। लाल किले में वो आपकी प्रयोग में लाई गई थी। ताजमहल आपका सफेद रंग का है। ठीक है, तो लाल रंग किसमें आपका आया है, ये आपका आया है किसमें, लाल किले में। लाल बलुआ पत्थर ही आपका क्या होता है, पितरा ड्यूरा। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही आपके राइट होंगे, 4 विकल्प करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है। यहाँ पर आपके 3 देश आते हैं। लीबिया भी सहारा मरुस्थल में आता है, ट्यूनीसिया भी आता है, माली भी आता है, परंतु दक्षिणी जो सूडान है वो मरुस्थल में नहीं आता है, सहारा मरुस्थल में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 हो। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कहता है, पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन विचारधारा पर आधारित था। सबसे पहले यहाँ पर पेरियार की बात करूंगा। पेरियार जो थे इनको बोलते हैं रामास्वामी ईवी नायकर पेरियार। ओके, तो इनका नाम है रामास्वामी। ठीक है, जिनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित थे। इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया था। एक इनका आंदोलन है जिसको आत्मसम्मान आंदोलन बोलते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसको स्वाभिमान आंदोलन भी बोलते हैं। स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया था, ये चलाया था ईवी रामास्वामी पेरियार ने, जिन्होंने ब्राह्मण पद्धतियों का विरोध किया था। महाभारत, गीता, रामायण, मनुस्मृति जैसे जो ग्रंथ हैं हिंदूवादी वाले, उन सभी का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। कटु आलोचक थे पेरियार। ओके, इतना आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है, जो इनका गैर ब्राह्मणवाद जो विचारधारा थी वो क्या कहती है, स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एक 12 साल का बच्चा कांच यानी कि ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम करता है, कांच वाली फैक्ट्री में काम करता है। तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, बात यहाँ पर कही गई है 12 साल का बच्चा है। कितने साल का है, 12 साल का बच्चा है, कारखाने में काम करता है, क्योंकि इसमें कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। 12 साल का बच्चे को पहली बात उसको काम करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो
किस अधिकार में आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आ जाएगा। किसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आ जाएगा। कम उम्र के बच्चों से काम करवाना, यहाँ पर आपका होगा थर्ड विकल्प, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के लिए समूह द्वारा संचालित किया जाता है, वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है? ये दोस्तों चित्रकूट से प्रारंभ हुआ है खबर लहरिया जो महिलाओं के लिए है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन बन चुके हैं, अलग अलग तरीकों से बने हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है? मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान यहाँ पर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको करने से पहले दोस्तों एक चीज आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, जैसे दीवान किसको बोलते थे? वित्त अधिकारी को। वित्त अधिकारी को क्या बोलते थे? दीवान बोला जाता था। ओके। बख्शी किसको बोलते थे? सैनिक वेतनाधिकारी, जो वेतन का अधिकारी था उसको बख्शी बोलते थे। सदर बोलते थे धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री को, यानी कि धार्मिक मंत्री को सदर बोलते थे। फौजदार बोलते थे सेना नायक को। नगर का पुलिस अधिकारी को बोलते थे कोतवाल। यहाँ पर एक बार और सुन लो, बख्शी वेतनाधिकारी को बोला जाता था, सदर धार्मिक मंत्री को बोला जाता था, फौजदार सेना नायक को बोला जाता था, जो नगर का पुलिस था उसको कोतवाल, जो वित्त अधिकारी था उसको दीवान बोला जाता था। आते हैं क्वेश्चन पर। कोतवाल का मिलान किसके साथ होगा? नगर का पुलिस होता है। ठीक है, नगर का पुलिस होता है। सेना नायक फौजदार होता है। सैनिक वेतनाधिकारी दोस्तों कौन होता है? सैनिक वेतनाधिकारी मैंने आपको बताया बख्शी होता है। सद्र कौन होता है? सद्र होता है धार्मिक मंत्री। सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर ए का किसके साथ मिलान है? यहाँ पर ए का है बख्शी के साथ, यानी कि थर्ड के साथ। ए का थर्ड किस विकल्प में है? ए का थर्ड यहाँ पर किसी में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे में यहाँ पर है। दूसरे में है ए का थर्ड। यहाँ पर बी का किसके साथ है? बी का, यानी कि धार्मिक मंत्री है सद्र। ठीक है, सद्र, यानी कि बी का है चौथे के साथ। बी का चौथा किसमें है? दूसरे में ही आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करूं सेना नायक यानी कि सी का आपका है सेकेंड के साथ। सी का है सेकेंड के साथ। सी का सेकेंड भी इसमें आपका दिया गया है। पहले का यहाँ पर आपका थर्ड होना चाहिए। यहाँ पर पहले का दोस्तों डी का यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, यानी कि नगर पुलिस जो था नायक उसको क्या बोलते थे? कोतवाल बोलते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर आप अच्छे ढंग से इसको समझ लो। बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी था, सदर धार्मिक मंत्री था, फौजदार सेना नायक, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, वित्त मंत्री आपका दीवान था। चलिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसको यहाँ से समझ लो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण है। अकबरनामा और आईने अकबरी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। जो आईने अकबरी है एक अकबरनामा पुस्तक है। कौन सी? अकबरनामा आपकी एक पुस्तक है। ठीक है, जिसको अबुल फजल ने लिखा है। किसने? अबुल फजल ने लिखा है। इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। 3 भाग हैं, प्रथम भाग, सेकेंड भाग और तृतीय भाग। तीसरे भाग को बोलते हैं आईने अकबरी। पहले भाग में अकबर के पूर्वज का वर्णन, दूसरे में अकबर के शासनकाल का वर्णन, तीसरे में उसकी फसल के बारे में, उसके मंत्रियों के बारे में, उसके वेतन के बारे में, सांख्यिकी, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। चलिए आपको समझाऊंगा। यहाँ पर अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। जिल्द का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसका शीर्षक अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान, दूसरे में अकबर की शासनकाल की घटनाओं का विवरण, तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराएं, संस्कृतियां भी विस्तृत रूप से शामिल हैं, और इसमें आपकी फसलें, पैदावार, कीमतें, मजदूरी सब कुछ आता है। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? मौसमी पवन का उदाहरण है व्यापारिक पवने, मानसून पवने, पश्चिमी पवने या स्थल समीर। मौसमी पवनों की बात करी गई है तो आपकी जो मानसूनी पवनें होती हैं ये मौसम के अनुसार ही आती हैं, तो मानसूनी पवनें आपकी मौसमी पवनें होती हैं। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 25। कथन ए, शराब बनाने वाले
नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। यहाँ पर पहला करेक्ट है। जो मोहम्मद तुगलक था, इसने शराब बनाने वाले और नाई बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठने के लिए दे दिए थे। पहला यहाँ पर करेक्ट है। कथन भी, यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िवाद धारणा को दर्शाता है। बिल्कुल करेक्ट है, उस दौर की बात यहाँ पर कही गई है। दोनों यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही है तथा बी सही अनुमान है ए का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप पठार के बारे में सही है? भारतीय उपमहाद्वीप पठार के बारे में सही है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है, मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार का। पहला तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहला वाला दोस्तों यहाँ पर कैसा होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जैसे बिंद है, सतपुड़ा श्रृंखलाएं हैं, ये भी दोस्तों स्थित है आपकी प्रायद्वीपीय पठार पर। अरावली की पहाड़ियां विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। यह उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है ये? उत्तर और पूर्व में नहीं है दोस्तों, उत्तर पूर्व में आपकी स्थित नहीं है, बल्कि आपकी ये पूर्व और मतलब कि पूर्व में तो है ही नहीं, उत्तर और ये पश्चिम में स्थित है, उत्तर और पश्चिम में स्थित है। इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड विकल्प गलत यहाँ पर हो चुका है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा है, तापी है, ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट है। सी गलत है, सी दोस्तों यहाँ पर गलत होगा। इसलिए यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका राइट आंसर होगा ए बी डी। ए बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थीं। अनुपयोगी हो गई थीं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर इसका कारण है कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है कि भट्टियां जहाँ पर ईंटें पकाई जाती हैं, भट्टे की बात करी जा रही है, उस दौरान बंद हो गए थे, यानी कि अनुपयोग हो गए थे। कारण था कि ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने नियम के द्वारा जंगल का नया नियम लागू कर दिया था, जिसके तहत जंगल की लकड़ी काटने का अधिकार नहीं था। इसलिए दोस्तों लकड़ी ना हो पाने के कारण भट्टे जो हैं, भट्टियां हैं, वो जल नहीं पाएंगे, जिसके तहत ईंटें आपकी पक नहीं पाएंगी। तो यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर होंगे, दोनों ही आपके यहाँ पर राइट आंसर होंगे। सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? राजतंत्रीय, राजतंत्र में दोस्तों क्या होता है? देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियां होती हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राजतंत्र में राजा शासन करता है अथवा रानी शासन करती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29। छत्रक शैल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है? मैंने आपको कई बार बताया है, पवनों के द्वारा। पवनों के द्वारा छत्रक शैल का अपर्दन होता है। इसके द्वारा लोयस जो है ये निक्षेपण होता है। लोयस क्या है दोस्तों? लोयस एक निक्षेपण आकृति है। क्या है? निक्षेपण आकृति है, याद रखेंगे। हिमनद का निक्षेपण क्या है? हिमनद का दोस्तों निक्षेपण होता है हिमोड़। हिमनद का निक्षेपण क्या है? हिमोड़ होता है। नदियों का निक्षेपण क्या होता है? बाढ़कृत मैदान होता है। बाढ़कृत मैदान होता है, ठीक है। समुद्री तरंगों का निक्षेपण क्या होता है? समुद्री गुफा होता है। क्या होता है? समुद्री गुफा होता है। चलिए बात करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बताया, पवन। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है? विषुव, विषुव, विषुव होता है दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है। पहला यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन की। ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? दोस्तों विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जो कि ग्लोब पर सबसे लंबी है। कैसे लंबी है? जैसे आपका ग्लोब है, बीच बीच में जो रेखा होती है, जो मध्य भाग से ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। अगर ऊपर की रेखा की बात करूंगा तो ये छोटी होती चली जाएंगी, ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो रेखाएं आपकी छोटी होती चली जाएंगी। अक्षांश बीच वाली आपकी हमेशा ही बड़ी रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा, इक्वेटर भी बोलते हैं, जीरो अक्षांश वाली रेखा भी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु कर्म में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे?
अंग्रेजों द्वारा शराबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। ठीक है, किसका आयात होने लगा था? स्टील का और धातु कर्म का। पहला यहाँ पर करेक्ट होगा। नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। ये भी करेक्ट होगा, जिस तहत स्टील और धातु कर्म में गिरावट आ गई थी। यहाँ पर दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं। चलिए बात कर लेते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन की। गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने आपको कई बार बताया है, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। 1873 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। 1873 में गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। नारायण गुरु कौन थे? इन्होंने एक नारा दिया था, एक ईश्वर, एक जाति, एक धर्म। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, इन्होंने नारा दिया था। ईवी रामास्वामी, जिनको पेरियार बोलते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जिन्होंने स्वाभिमान आंदोलन को शुरू किया था। चलिए बात करते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल किला अवसादी शैलों से बना है, जबकि ताजमहल कायांतरित शैलों से बना है। यहाँ पर दोस्तों पहले ही वाला विकल्प करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, जो कि एनसीईआरटी पुस्तक से डायरेक्ट उठाकर पूछा गया ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों जो लाल किला है, लाल किला अवसादी शैलों से मिलकर बना है, जिसमें क्या होते हैं? परत होते हैं। जबकि जो ताजमहल है, ताजमहल वो कायांतरित शैलों से मिलकर बना है। चलिए बात करते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की। सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इरोड का कपड़ा बाजार, इरोड का, ठीक है, ये दोस्तों है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। ओके, याद रखेंगे, जो कि विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। दुनिया का विशालतम कपड़ा बाजार कहाँ है? तमिलनाडु में है, इरोड का कपड़ा बाजार। ठीक है, याद रखेंगे। 35 यानी कि 36 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? उल्का पिंड, उल्का पिंड दोस्तों कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, उनको बोलते हैं। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ऊष्मा तथा प्रकाश किनके पास होता है? तारों के पास होता है। तारों के पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। भू आब किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं भू आब। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? भू आब बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। यहाँ पर एक पट्टी आपकी पाई जाती है, ठीक है, तो वो यहाँ पर पाई जाती है, परंतु करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला विकल्प होगा। चलिए बात करते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन की। कहता है कि काल क्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुने। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तुर्की, खलजी, तुगलक, सैयद। तो दोस्तों सबसे पहले तुर्की आए थे, खलजी आए थे, फिर उसके बाद में आपके तुगलक, फिर आपके लास्ट में सैयद। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि मिलान करें। आपको यहाँ पर करना क्या है दोस्तों? मिलान करना है। तो चलिए आपको बताते हैं। खोंड जो है, खोंड जनजाति, ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? ये ओडिशा में पाई जाती है। पहले का दूसरा किस ऑप्शन में दोस्तों? यहाँ पर आपका दूसरे में भी है, चौथे में भी यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखेंगे। बी की अगर मैं बात करूँ, निसी जो है दोस्तों, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि यहाँ पर बी का थर्ड होगा। वी का थर्ड आपके सिर्फ और सिर्फ सेकेंड विकल्प में ही है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका सेकेंड विकल्प करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर खोंड किसके साथ है दोस्तों? ओडिशा। खोंड किसके साथ है? ओडिशा के साथ है। और ये निसी किसके साथ है? अरुणाचल प्रदेश के साथ है। और यहाँ पर जो बंजारा जनजाति होती है दोस्तों, ये आपके महाराष्ट्र में, और गद्दी जनजाति ये कुल्लू। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पर मिलान करके सब कुछ बता। चलिए बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। ये वनस्पति खारे पानी में भी जीवित रह सकती हैं। ये अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह में पाई जाती हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है सुंदरी। तो यहाँ पर ये आपकी वनस्पतियों की विशेषताएं दी गई हैं। ये हैं दोस्तों मैंग्रोव वन की विशेषता। कौन से वन की? मैंग्रोव वन जो होते हैं दोस्तों, वो आपके खारे पानी में भी जीवित रह सकती हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। सुंदरी इसकी एक प्रजाति है मैंग्रोव वन की। 40 नंबर का क्वेश्चन, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां, उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। यहाँ मैग्रोवी हिमानी अवस्थित है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। लद्दाख की राजधानी लेह जो जिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपसे गलत वाला पूछा गया, गलत वाला, तो गलत पहला यहाँ पर होगा, पहला यहाँ पर गलत होगा। इसके दक्षिण में काराकोरम नहीं है, बल्कि दोस्तों उत्तर में है। उत्तर में जास्कर नहीं है, बल्कि दक्षिण में है। पहला वाला यहाँ पर दोस्तों विपरीत कर दिया गया है, इसलिए गलत है। गलत आपको बताना था, तो पहला वाला दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा आपको, लद्दाख के बारे में जो यहाँ पर 3 कथन है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे ये 3 कथन, और ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है। वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, यहाँ पर है मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, चर्म उद्योग। वनस्पति तेल ये भी दोस्तों कृषि पर आधारित होता है, सूती वस्त्र भी कृषि पर आधारित होता है। मत्स्य तेल यानी कि जो मछली के तेल का निर्माण है वो दोस्तों कृषि पर आधारित नहीं होता है। चर्म उद्योग जो चमड़े वाला उद्योग होता है ये भी एग्रीकल्चर पर आधारित होता है, कृषि पर आधारित होता है। तो गलत आपको बताना था, जो नहीं है, मत्स्य तेल निर्माण नहीं है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर आ चुका है, जो कि मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं सोल्व। ईदगाह, दरगाह, कुलदे शेख, खानकाह। चलो इसका करते हैं यहाँ पर मिलान। आपको ज्ञात होगा खानकाह मैंने आपको कई बार बताया है, जहाँ पर सूफी संत निवास करते हैं, यानी कि जो वहाँ पर रहते हैं, निवास स्थल होता है, विश्राम घर होता है, उसको बोलते हैं खानकाह। डी का यहाँ पर है दोस्तों सेकेंड। डी का कौन सा? सेकेंड ऑप्शन आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है। 2 में भी है और 4 में भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दरगाह मैंने आपको कई बार बताया है। दरगाह क्या होता है? संत का मकबरा होता है। दरगाह क्या होता है? संत का मकबरा। जब किसी सूफी संत की मृत्यु हो जाती है, उसका एक मकबरा बनवा दिया जाता है। ठीक है, मृत्यु वाला स्थल जो होता है। तो यहाँ पर बी का जाएगा 4 के साथ, बी का जाएगा 4 के साथ। B4 किस में है दोस्तों? बी का 4 आपके 4 वाले ही ऑप्शन में मात्र और मात्र है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 विकल्प होगा। अब यहाँ पर बाकी का आप लोग मिलान कर लोगे। जैसे खानकाह का मैंने आपको बता दिया, सूफी संत का विश्राम गृह। दरगाह का मतलब होता है संत का मकबरा। ईदगाह का मतलब होता है खुला प्रार्थना स्थल। कुलदे शेख ऐसा रास्ता जो एक जगह आकर बंद हो जाता है। तो 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? ये दोस्तों पैदल भी की थी, घोड़े की सवारी से भी की थी, ऊंट की सवारी से भी की थी, परंतु बैलगाड़ी से नहीं की थी। तो यानी कि ABC यहाँ पर करेक्ट होगा। पहला विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। जो सिल्क रूट है, रेशम मार्ग है, इस पर नियंत्रण किसने स्थापित किया था? कुषाणों ने। जो कुषाण शासक थे उन्होंने रेशम के मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। ये जो दोस्तों मार्ग था रेशम मार्ग, ये व्यापारिक मार्ग था। कैसा था? व्यापारिक मार्ग था दोस्तों, जो कि चाइना को जोड़ता था, जो कि चीन से होता हुआ जाता था। याद रखेंगे। तो दोस्तों पहला विकल्प यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों किससे? प्रवेधन विधि से। जो सर्वाधिक नीचे पाए जाएंगे, बहुत नीचे, कैसे नीचे? बहुत नीचे, अधिक गहराई में पाए जाएंगे, उनको किस विधि से? प्रवेधन विधि से। अगर बिल्कुल धरातल पर निकट पाए जाते हैं तो उनको कैसे निकालते हैं? उनको खनन करके, उत्खनन करके उनको बाहर निकालते हैं। जो निकट पाए जाते हैं, जो धरातल के बहुत नीचे होते हैं, उनको प्रवेधन प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। एक तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है निकट जो पाए जाते हैं, निकट में क्या करेंगे दोस्तों? उत्खनन करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 45,
तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। पहला यहाँ पर करेक्ट है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तभी तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में से किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यहाँ पर आपका पहला ही विकल्प करेक्ट होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो कि स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग इसको जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47, आग्नेय शैल के बारे में ABC कथन पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, अवसादी शैल ताप व दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत दोस्तों, यहाँ पर बात कही गई है ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में नहीं बदलते हैं। ये शैल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के अंदर दोनों जगह पर मौजूद होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जो आग्नेय शैल होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। जो परपटी पर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं बहिर्वेदी। क्या बोलते हैं? बहिर्वेदी बोलते हैं। परपटी की काफी अंदर जो होते हैं उनको अंतर्वेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी बोला जाता है। ये दोनों जगह पर मौजूद होते हैं आग्नेय शैल। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण है। करेक्ट होगा। दूसरा तीसरा यहाँ पर करेक्ट है, पहला यहाँ पर गलत है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला विकल्प हो जाएगा आपका, बी और सी सही है तथा ए यहाँ पर गलत है। चलिए बात कर लेते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन की। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देगा? विविधता को। समानता, गरिमा, आज्ञाकारिता नहीं देगा। अनुशासन, एक रूपता, विश्वास नहीं देगा। पहुंच, गरिमा, समानता करेक्ट होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा पहुंच, गरिमा, समानता, जो कि विविधता के पहलू पर बल देगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? प्राथमिक क्षेत्र में राधा कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम करती है। जो फैक्ट्री वाले काम होते हैं द्वितीयक स्रोत में काम आते हैं, जैसे कपास से कपड़े बुनना, ठीक है, कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये द्वितीयक में आते हैं। पहला यहाँ पर गलत है। सरिता एक उर्वरक कंपनी में काम करती है, ये भी गलत है। हरप्रीत इमारत निर्माण करता है, ये भी दोस्तों द्वितीयक में आता है, ठीक है, द्वितीयक तृतीयक में आता है। हामिद बागान में रबड़ को रोपण करता है, ठीक है, जैसे कृषि करना, खनन करना, वनों को काटना, पेड़ पौधे लगाना, फसल करना, पशु पालना, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्रिया में आते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में सरोकार यानी कि चिंता का विषय? किसके बारे में? ग्रामीण आजीविका के बारे में। ढुलाई क्षेत्र का वर्णना, कई मंजिल छोटी दुकानों पर कार के लंबे घंटे, माल्स द्वारा भारी छूट के चलते दुकानों पर विक्रय में कमी। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर है कार्य की मौसम के अनुसार प्रकृति यानी कि कार्य की उपलब्धता होती है ग्रामीण क्षेत्र में। जैसा मौसम आएगा उसी के तहत काम मिलता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। तो यहाँ पर 4 वाला करेक्ट आंसर होगा कार्य की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 51, घेटोआइजेशन हाशिएकरण का परिणाम है। रिक्त स्थान भरें। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तीनों यहाँ पर होंगे। घेटोआइजेशन, ठीक है, तो ये तीनों होंगे सामाजिक, आर्थिक, आपका सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 52, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है जिनकी आयु 18 प्लस हो गई है वो मतदान कर सकता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उसकी कैसी भी सामाजिक स्थिति हो। तो करेक्ट आंसर होगा सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है, ठीक है। तो पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन की। मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या तात्पर्य होता है या अभिप्राय होता है? मसौदा तैयार करने से अभिप्राय होता है दोस्तों लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की समझ पर प्रभाव डालता है। तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड से एक राजगीर बच्चू माझी दिल्ली काम की तलाश में आया, वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है? वो दोस्तों स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। 55 नंबर का क्वेश्चन, आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? अपराध के मामले में राज्य का पक्ष सरकारी वकील प्रस्तुत करता है। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए